हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको सेशन प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस नागालैंड उत्सव की शुरुआत 2000 में हुई थी, यानी कि 2000 ईस्वी में जो है किस उत्सव को शुरुआत किया गया था नागालैंड में। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका करेक्ट आंसर होता। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड का एक उत्सव है जिसे 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। वहीं देखा जाए तो हर साल इसे जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो यह जो है कुल 10 दिनों तक जो चलने वाला एक त्यौहार है। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने दिन तक जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कुल 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि नागालैंड का उत्सव है। और वहीं देखा जाए तो यह जो त्यौहार की शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में नागालैंड सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नागा जातियों के आपस में जो है एक दूसरे से परिचित कराना और देश को नागा समाज के संस्कृति के बारे में रूबरू कराने के लिए जो है इस उत्सव की शुरुआत किया गया था। तो इन सारे एक फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उपाधि का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद में जो है उपाधियों के अंत से संबंधित वर्णन दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता अनुच्छेद 18 आपका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों से अंत से संबंधित है, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद 18। चलिए इनसे संबंधित अन्य प्रमुख फैक्टर को देख लेते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। और संपत्ति का अधिकार जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे संपत्ति के अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे जो है 300 के ए में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसे रख दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है रिट जारी किया जाता है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी देख लेते हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म जाति आदि के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 16 जो कि नौकरियों में समानता के अधिकार वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया है। इसके तहत जो है बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह पर जो है इकट्ठा होने की स्वतंत्रता दिया गया है। सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी क्षेत्र में जाकर आप भ्रमण कर सकते हैं। भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहने की व्यवस्था और आजीवक के आधार पर जो है आजीविका जो है यानी जीवन जीने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के 6 में दिया गया है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 20, इसमें जो है अपराध के दोष में जो है सिद्धि संबंधित संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 22वें अनुच्छेद 22 में जो देखा जाए तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में जो है मानव व्यापार, जबरन एवं बंधुआ मजदूर के रोकथाम के लिए जो है अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है श्रम पर रोक के लिए लगाया गया है, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र की कोई भी बच्चा जो है कोई भी होटल या किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते, इसका जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 24 में किया गया है। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को देखा जाए तो अनुच्छेद 25 में जो है धर्म को मानने एवं आचरण व प्रवचन का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं ले जाने का जो प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 27 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। नेक्स्ट, संस्कृति व संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वहीं देखा जाए तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में जो है संवैधानिक संस्था खोलने की अधिकार। अनुच्छेद 32 में जो है मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को ही बोला गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट 44वें जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का एक पर्यावरण के संरक्षण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को जो है स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, जिसे अनुच्छेद 51 के ए में जो है रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति से संबंधित देखा जाए तो अनुच्छेद 52 जो कि शक्तियाँ एवं कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। तो लगभग आपको जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो आपको कवर करवा दिया गया है, तो आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जी ही जो 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गरबा नृत्य कौन से फेस्टिवल के दौरान जो है मनाया जाता है, यानी कि गरबा जो नृत्य है किस फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है नवरात्रि, आपका करेक्ट आंसर होता है। नवरात्रि के दौरान जो है गरबा नृत्य किया जाता है। यह जो है गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। वहीं देखा जाए तो परंपरागत रूप से नौवीं जो होता है दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। हिंदू को देखा जाए तो नव वर्ष जो है आसिन हिंदी माह के अकॉर्डिंग जो है आसिन, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो सितंबर एवं अक्टूबर माह के दौरान जो है इसका आयोजन 9वीं दिवसीय नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा नृत्य किया जाता है। कई बार जो है इंग्लिश नाम भी पूछ ले मतलब हिंदी में भी पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदी माह आसिन माह आप ध्यान में रखिएगा। आसिन माह के जो नवरात्रि होता है उसी के दौरान जो है गरबा नृत्य किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीते थे, यानी कि किस ओलंपिक में जो भारत के द्वारा प्रथम गोल्ड मेडल जीता गया था। तो एम्स्टर्डम 1928 में जो खेला गया था हॉकी में भारत के द्वारा प्रथम गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं देखा जाए तो वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत में जो है 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटिश को हराकर पहला स्वर्ण पदक जो है जीते थे, यानी कि आज़ादी के बाद जो है प्रथम जो स्वर्ण पदक है 1948 में जीता गया था। नेक्स्ट वहीं देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा जो कि 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक में पुरुष में देखा जाए तो 10 मीटर एयर स्पर्धा में जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, जो कि एक व्यक्तिगत स्पर्धा था, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो है कोई गोल्ड मेडल जो जीते थे वह अभिनव बिंद्रा थे, जो कि 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। तो इन सारे एक फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम जो है भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कर्नम मिलेश्वरी थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता कर्नम मिलेश्वरी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलन थी। वर्ष 2000 में जो है सिडनी में ओलंपिक पदक में जीतने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ बिरंगनी पुरस्कार 2021 किसे मिला था। इनकी छत्तीसगढ़ जो बिरंगनी जो पुरस्कार है बिरंगनी ये किनको प्रदान किया गया था। तो अप्रैल 2022 ईस्वी में 100 मीटर और 200 मीटर की जकार्ता एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली दुत्ती चंद को जो है छत्तीसगढ़ की बिरंगनी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दुत्ती चंद आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ह्यूमिडिटी क्या है, यानी कि आर्द्रता के बारे में पूछा गया था। आर्द्रता बोला जाए तो हवा में नमी की जो उपस्थित होता है उसे आर्द्रता कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हवा में नमी की मौजूदगी आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो वायुमंडल में विद्यमान आर्द्रता जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता जो है पृथ्वी के वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों के द्वारा जो है वायुमंडल में पहुंच जाती है, यानी कि जब वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है इस दौरान जो है जो नमी होता है पानी का
वह वायु में जो है पहुँच जाती है, इसे जो है आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ओजोन का रासायनिक संरचना पूछा गया था। तो ओजोन का जो रासायनिक संरचना होता है ये आपको दे दिया गया होगा फिगर में, तो ये आपको मतलब देखना था। ओजोन का जो रासायनिक संरचना स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि औद्योगिक नीति 1956 में कितने उद्योग को शामिल थे। तो औद्योगिक जो नीति था 1956 में, उसमें कुल 17 उद्योग शामिल थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 17 उद्योग आपका करेक्ट आंसर था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने समान नीति को जो 3 टुकड़ों में बांटा गया था। ये जो 3 टुकड़े थे, जैसे कि प्रथम श्रेणी में जो है एक कंपनी को शामिल किया गया जो कि पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था और जिसमें निजी क्षेत्र प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसमें कुल 17 उद्योग शामिल थे। द्वितीय श्रेणी में वे औद्योगिक शामिल थे जिनमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका निभाई जा सकती थी। तीसरा जो श्रेणी था जिसमें शेष सभी उद्योग शामिल थे जिसमें निजी सहज क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता था। तो इन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था औद्योगिक नीति 1956 को। तो आप इन सभी को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फर्न हॉर्स्टेल लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो ये सभी जो हैं पेरिडोफाइट्स से संबंधित हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पेरिडोफाइट्स आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो पेरिडोफाइट्स जो होते हैं जीवाणु पैदा करने वाले संवहनी पौधे होते हैं। वहीं देखा जाए तो बायोफाइट्स जो कि पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। इन्हें जो है निषेचन के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे कि लिवरवर्ट्स और मोसेस फनारिया, ये सभी जो होते हैं ब्रायोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। वहीं तक तो जिम्नोस्पर्म जो कि नग्न बीज वाले संवहनी पौधे होते हैं जिनके जो उदाहरण हैं साइकस, पिनस और सिड्रस, ये सभी जो हैं जिम्नोस्पर्म पौधे के उदाहरण हैं। वहीं नेक्स्ट देखें तो एंजियोस्पर्म जो कि फूल संवहनी पौधे होते हैं जो कि गुलाब, आम, गेहूँ, ये सभी जो हैं एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो है उदाहरण भी आप ध्यान में रखिएगा कि किसके अंतर्गत कौन से आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी को किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं। यानी कि अन्नपूर्णा देवी जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सुरबहार से ये संबंधित हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता सुरबहार आपका करेक्ट आंसर होता। अन्नपूर्णा देवी देखा जाए तो सुरबहार वाद्य से संबंधित हैं जिनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 1988 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है दक्कन का पठार आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो अधिकांश काली मिट्टी जो है मूल रूप से ज्वालामुखी चट्टानों से दक्कन के पठार में जो मौजूद होते हैं, दक्कन और जो राजमहल जाल है वहाँ पर स्थित पाए जाते हैं। यानी कि काली मिट्टी की जो अधिकांश जो निर्माण होती है वह ज्वालामुखी की चट्टानों से होता है। तो इसलिए जो है ये पठारी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। वहीं देखा जाए तो काली मिट्टी का जो मुख्य रूप से जो विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है कैल्शियम, चूना, लौह तत्व, कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग जो होता है काला रंग होता है। काला रंग जो इसका होता है वह टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण जो है इस मिट्टी का रंग काला होता है। तो ये बहुत ही उपयोगी मिट्टी है काली मिट्टी। तो आप इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है। तो भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट जो हैं अवनीत चतुर्वेदी हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अवनीत चतुर्वेदी आपका करेक्ट आंसर होता। अवनीत चतुर्वेदी जो कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं। इन्होंने जो है विदेश के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिए थे। इनके द्वारा जो है वीर गार्डियन 2023 भारतीय दल का हिस्सा बनकर जो है भारत और जापान के बीच हुए
पहले युद्धाभ्यास में भाग लिए थे। यह जो युद्धाभ्यास हुआ था हयाकुरी एयरबेस पर हुआ था। तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मानव सूचकांक HDI में रैंकिंग के अनुसार जो है व्यवस्थित करना था। तो आपके ऑप्शन में जो दिए गए थे भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के रूप में दिए गए थे। तो इनको जो है रैंकिंग के अनुसार आपको सजाना था। तो चलिए इनसे संबंध के देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को। तो जैसे कि श्रीलंका का जो रैंकिंग देखा जाए तो इसमें तो था 73वें रैंकिंग पे थे। इसके साथ ही वह चीन 79वें स्थान पर, भूटान 127वें, बांग्लादेश 129, नेपाल 143, पाकिस्तान 161। आप इनमें से देख लीजिएगा। इसी रूप में जो है आपको रैंकिंग में के अनुसार जो है सजाना था। तो आपके कौन से ऑप्शन में करेक्ट होंगे आप देख लीजिएगा। वहीं देखा जाए तो इसमें भारत का जो स्थान था 191 देशों में जो है 132वें स्थान पर भारत रहा था। तो भारत का रैंकिंग भी आप ध्यान में रखिएगा मानव विकास सूचकांक में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सियालदह जो वर्धमान किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो ये जो है पूर्वी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पूर्वी रेलवे क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होता। इसका मुख्यालय जो कि फेयरलिन प्लेस कोलकाता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो 4 डिवीज़न आते हैं, ये जो 4 डिवीज़न हैं हावड़ा, मालदा, सियालदह और आसनसोल, ये 4 डिवीज़न जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं देखा जाए तो इसके अंतर्गत मालदा टाउन, सियालदह, आसनसोल, कोलकाता, दुर्गापुर, वर्धमान और रामपुर हाट, ये सभी जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।